इकोनॉमिक्स को मैं बोलती थी कि ये मेरा वो प्यार है जो मुझे कभी लव बैक नहीं करता। मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2 घंटे में अभी किया क्या है। आई सॉ दैट पीडीएफ एंड नेम वाज नॉट देयर। इस एग्जाम में सक्सेस से ज्यादा फेलियर है। आप डेली क्वेश्चन करते हो अपने डिसीजन को। 12 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था। इस बार मैंने एक भी मॉक नहीं लगाई इंटरव्यू के लिए। मुझे यही लगता था यार फिर से प्रीलिम्स तो नहीं देना पड़ेगा। मेरे पापा ने मुझे यही बोला था कि अगर क्लियर नहीं भी होता है हम तो है ना। This is Priya Rani and I have secured AIR 69 in this year's Civil Services examination. मेरी जर्नी शुरू होती है पटना डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से, फुलवारी शरीफ से। एट द एज ऑफ 4 मेरे ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया दैट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एजुकेशन ऑफ गाइज, एंड विच आई फील इज वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव थॉट जो उनके मन में था। बिकॉज उन्हें लगता था कि लड़कियां जो है वो दूसरे घर जाने वाली हैं, उनका इंडिपेंडेंट होना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैन लड़कों का इंडिपेंडेंट होना। एंड दैट वाज द प्रोग्रेसिव थिंकिंग बिहाइंड माय एजुकेशन। और मुझे गांव से 4 साल की उम्र में शहर में लाया गया बिकॉज दे वांटेड कि मुझे बेस्ट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो। सो आई स्टडीड इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन पटना, डॉन बॉस्को 10th तक, देन सेंट माइकल्स 12th तक। एंड सिविल सर्विसेज वाज always my childhood dream. I think from 7th 8th standard I wanted to be a civil servant. I wanted to be an IAS officer. But because I come from a middle class background, हमें एक plan B चाहिए होता है, and that's why I went for my BTech, BIT मेस्ट्रा रांची में. I did my electrical engineering from there. I was working in Bangalore for 1 year as software developer. But that credit जो आपके account में आता है, that is purely monetary in nature, and I always knew this is not satisfying me to the core. And I also did not see myself 10 years down the line into the same sector because of the dream that I had seen in childhood. So while I was working in Oracle Bangalore, मुझे ऐसा लगा कि शायद लाइफ में आज एक डिफिकल्ट डिसीजन जो है वो मेरे लाइफ में आने वाले जो साल है उसको पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। दूसरा, मी एज अ पर्सन आई डोंट वांट टू हैव रिग्रेट्स इन लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि रिग्रेट से बड़ा पेन कुछ नहीं होता है, एंड वो मुझे नहीं चाहिए था। एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू लीव माई जॉब। सबको मनाया, सबको कन्विंस किया, बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली में एक सेटल्ड लाइफ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यू आर अर्निंग, यू आर हैविंग अ गुड लाइफ, एंड नाउ यू शुड थिंक फॉर फर्दर थिंग्स इन लाइफ। शादी के बारे में सोच लो। बट फॉर मी दैट वाज नॉट सेटिस्फाइंग। मेरे लिए वो सेटल्ड नहीं था। मे बी मैं उसको और अनसेटल करके फिर सेटल करना चाहती थी, एंड दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब। आई वांटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट। आई फील 6-7 स्टैंडर्ड से ही मेरे दिमाग में था कि सिविल सर्विसेज करना है, एंड पर्टिकुलरली IAS वाज माय ड्रीम सर्विस। एंड उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, दो दिस सर्विस ऑल्सो हैज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, एग्जीक्यूटिव इन नेचर है, पब्लिक डीलिंग है, बट वॉट आई बिलीव कि IAS की जो स्कोप है, जो डाइवर्सिटी है काम की, वो बहुत ज़्यादा है। 10 साल बाद जो मैं काम कर रही होंगी बीइंग इन IAS वुड बी मच डिफरेंट देन वॉट आई वुड हैव डन हियर। फॉर एग्जाम्पल, अभी बिहार में एक जीविका नाम की संस्थान है, वहाँ बहुत सारी वुमेन काम करती हैं, दे आर इन्वॉल्व इन इट, और उसको जो हेड कर रहे हैं ही इज़ एन IAS ऑफिसर, 35 ईयर्स इन एज। एंड जब मैंने वो देखा, आई फेल्ट आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट 10 years डाउन द लाइन, जब मैं सर्विस में आगे बढ़ रही होंगी, आई वुड वॉन्ट टू हेड समथिंग लाइक दैट एंड इम्पैक्ट मेनी लाइफ्स देन आई कुड एवर डू इन दिस सर्विस। सो दैट वॉज माई मेजर मोटिवेशन कि मुझे IAS ही करना है, मुझे चाहिए ये सर्विस। नहीं मिलता तो ऐसा नहीं कि मैं ये सर्विस को अपना बेस्ट नहीं देती, बट दैट वॉज एन एस्पिरेशन। यंग लोगों की एस्पिरेशन होती है, दैट वॉज माई एस्पिरेशन एज अ यंगस्टर। आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब, आई केम टू दिल्ली। आई वेंट टू मुखर्जी नगर, ORN, और मैंने वहाँ बहुत भीड़ देखी। मुझे वो भीड़ देखते हुए ऐसा लगा कि मेरी सिलेक्शन क्यों होगी, यहाँ इतनी भीड़ है, लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं, एंड व्हाई वुड आई गेट सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो आई डिसाइडेड नॉट टू स्टे इन ORN और मुखर्जी नगर में। रजौरी में मैंने अपना एक कमरा लिया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ओवर देयर, क्योंकि मैंने IIT JEE के टाइम में कोचिंग की थी, एंड आई रियलाइज कि बहुत टाइम लगता है कोचिंग आने जाने में, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। दैट्स वाई दिस टाइम आई डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी क्लासरूम प्रोग्राम and just stick to test series and my own self study. But maybe self study choose karna also made the journey very long because I discovered everything from scratch. For example, अगर मेरी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल थी तो मैंने बेसिक डिमांड सप्लाई कर्व से अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, नॉट फ्रॉम जैसे बाकी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोग करते हैं। बट आई फील क्योंकि मैंने खुद से तैयारी की है, आई हैव लर्नड अ लॉट इन द प्रोसेस। आई हैव हैड माई ओन शेयर्स ऑफ लो, my own shares of high, and now as a person I feel I own up to those lows and those highs, and वो मुझे एक इंसान बनाता है जो मैं पहले नहीं थी। जब मैं प्रिपरेशन में आई थी मुझे लगता है मेरे में बहुत इमेच्योरिटी थी, मैं बहुत इम्पेशेंट हुआ करती थी अपने रिजल्ट्स को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट डिसीजंस को लेकर। बट नाउ थ्रू आउट द जर्नी आई फील आई हैव लर्नड
सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी टू एक्सेप्ट कि जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो शायद और अच्छा होगा. सो बिफोर आई वांटेड टू राइट माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2020, मैंने 1 साल का पूरा ड्यूरेशन लिया था टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज मुझे पता था कि अगर एक बार इस एग्जामिनेशन साइकिल में आप एंटर होते हो, अगर आप किसी भी स्टेज में फेल होते हो, आप फिर भी इस साइकिल के अंदर स्टक होते हो. सो व्हाट आई डिड फ्रॉम माय साइड वाज टू प्रिपेयर माय एंटायर सिलेबस एंड देन गो फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट, so that even if I do not get selected, मेरा syllabus हो गया and I have to work upon it. So in 2020 I wrote my first attempt. मैंने prelims लिखा. I had practiced a lot for my prelims, but जब पेपर आपके सामने होता है, it's a different ball game. वो वैसा नहीं होता जैसे आप रूम पे जब बैठ के दे रहे होते हो. मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2 घंटे में अभी किया क्या है. I prepared so much, but I was not confident that I'll clear this examination. एंड इसकी वजह से मेरी CSAT की पेपर भी खराब हुई बिकॉज मैं बहुत टेंस थी. सो हियर आई वुड से कि एक पेपर दे के स्ट्रेस नहीं लेना है कि शायद मेरा खराब चला गया है. लेट इट गो एंड घर आके हम चेक करेंगे कि उसमें कितना हमने सही बनाया, कितना गलत बनाया. सो दैट्स हाउ मैंने फिर CSAT दिया. CSAT में मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने GS अच्छा नहीं किया है. एंड मैंने रिटर्न बैक होम, मुझे GS में 120 के आसपास स्कोर आ रहे थे एंड मेरा CSAT में कम बन रहा था. एंड दैट्स हाउ आई वेस्टेड माई इंटायर 1 मंथ क्रिबिंग कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है और मैंने मेंस की पढ़ाई नहीं की. बट जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, आई सॉ कि प्रीलिम्स में तो क्लियर हो गया एंड प्रीलिम्स आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, बट देन आई हैड ओनली 2 months फॉर माई मेंस एग्जामिनेशन. बट वो कहते हैं ना कि जब आपको लगता है कि अभी भी लगता है कि शायद ये क्लियर हो जाएगा, एंड इवन इन दोज 2 months मैंने पूरी अपनी रूटीन फिर से बनाई कि मैं 2 महीने में कंप्लीट करूंगी. आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ. बट क्योंकि मैंने बहुत कम एफर्ट लगाया था एंड जब मेंस का रिजल्ट आया, आई रिमेंबर दैट डे, मार्च में रिजल्ट आई थी एंड आई सॉ दैट PDF एंड नेम वाज नॉट देयर. फॉर आई थिंक उस पूरे दिन में शॉक में थी कि नहीं आया है, मतलब द ईयर हैज़ बीन वेस्टेड. उसके एक ईयर पहले की प्रिपरेशन हैज़ बीन वेस्टेड. आई थिंक आई हैव गिवन ऑलमोस्ट 2 years इनटू दिस प्रिपरेशन विद 0 रिजल्ट. और फॉर दैट पर्टिकुलर डे मैं काफ़ी लो थी. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है, वो गलत है, मैं कंटिन्यू करूँ. बट आई डोंट नो हाउ, मे बी समथिंग स्पिरिचुअल है, कुछ भी मेरे अंदर से मुझे अगले दिन ही ऐसा लगा कि आई शुड राइट दिस एग्जामिनेशन अगेन विद फुल फ्लेज्ड अटेम्प्ट. एंड आई कॉल्ड माई फादर. मैंने उनको बोला कि पापा आप टेंशन मत लो, मैं दुखी नहीं हूँ, आई राइट दिस एग्जाम अगेन एंड आई फील आई क्लियर इट इन दिस अटेम्प्ट. सो पापा को भी ऐसा लगा कि मे बी शी विल ट्राई अगेन, एटलीस्ट शी इज नॉट गोइंग डाउन इनटू द लूप ऑफ सैडनेस, शी इज रेडी टू अटेम्प्ट इट अगेन. एंड फिर मैंने 2021 का अटेम्प्ट लिखा. बट देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रोइंग अटेम्प्ट. पहले अटेम्प्ट में आप जितने कॉन्फिडेंट होते हो, योर कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद एवरी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट. सेल्फ डाउट आ जाती है, आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे डाउट आ जाती है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड आई हैड दो सेल्फ डाउट इन द सेकंड अटेम्प्ट. Even though I was going to write prelims, I had that self doubt. Even in mains, I had that self doubt. जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो चैलेंज ऑफ स्कैरसिटी होती है. आपके पास मटेरियल्स कम होते हैं, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, आपने बहुत सारे टेस्ट नहीं लगाए होते. वो फर्स्ट अटेम्प्ट की चैलेंज होती है. बट जैसे सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं, आपके पास चैलेंज ऑफ वेराइटी हो जाती है. आपके पास इतने नोट्स होते हैं, इतनी मटेरियल होती है, इतनी रिसोर्सेज होती है कि अब आपको ये नहीं समझ में आता कि इसमें से पढ़ना क्या है, इसमें से मैं यूटिलाइज क्या करूँगी एग्जामिनेशन में. सो इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट जहाँ पे मेरे पास कम नोट्स थे, कम प्रिपरेशन थी, इन माई फोर्थ अटेम्प्ट आई हैड प्लेंटी ऑफ नोट्स. एंड मैंने चेंज ये किया कि आई कंसोलिडेटेड माई इंटायर नोट्स इतने पूरे अटेम्प्ट में एंड एक शॉर्ट नोट्स बनाया. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मान लो GS3 में सिक्योरिटी है, उसकी नोट्स मेरी सिर्फ 5 पेज की थी एट द एंड ऑफ मेरी प्रिपरेशन, जिसको मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी आई कुड रिवाइज. सो दैट वॉज अ मेजर चेंज, कंसोलिडेशन ऑफ माई नोट्स फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट टू फोर्थ अटेम्प्ट. बट समहाउ द इंटायर जर्नी, मे बी मैंने जो चेंजेस किए थे अपने स्ट्रैटेजी में, एथिक्स पेपर में, एसे पेपर में, ऑप्शनल में, दोज हेल्प मी टू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन माई मेन्स. बट आई गॉट अ रैंक ऑफ 284 बिकॉज मेरे इंटरव्यू स्कोर उस ईयर अच्छे नहीं थे. आई गॉट ओनली 162 इन माई इंटरव्यू दैट ईयर, which has improved in my fourth attempt. That is also a journey that I would share later. I got a rank of 284. And best part ये है कि अभी तक किसी को मेरे घर, मेरे अपनी फैमिली को छोड़ के किसी को नहीं पता था कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी लिख रही हूँ. उनको यही पता था कि मैं बैंगलोर में हूँ, आई एम वर्किंग देयर. एंड जैसे ही रिजल्ट आया, एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग व्हेन डिड शी राइट द एग्जाम, व्हेन वाज शी प्रिपेयरिंग. वो तो बैंगलोर में थी, किसी को नहीं पता था कि मैं दिल्ली में थी. सो आई ऑल्सो बिलीव कि जब हम अपने कुछ ड्रीम्स के बारे में बहुत ज़्यादा शाउट कर देते हैं ना, तब भी ऐसा होता है कि वो हमें नहीं मिलती है. इट हैपेंड इन माई थर्ड अटेम्प्ट
विच आई शेयर। बट सेकेंड अटेम्प्ट में ये बहुत अच्छा था कि तब तक किसी को नहीं पता था कि ऐसी कोई एग्जाम की मैं तैयारी कर रही हूँ, ऐसे कोई एग्जाम मेरी क्लियर होने वाली है। इट वॉज सरप्राइज फॉर देम, दे वर हैप्पी, दे वर सरप्राइज्ड, अ मिक्स फीलिंग ऑफ इमोशन। बट क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया था एंड थर्ड अटेम्प्ट मैंने लबासना स्किप किया, आई थॉट मे बी आई कैन गेट अ बेटर रैंक, कुछ नंबर से ही छूटा है IAS, आई थॉट मैं आई प्रिपेयर बेटर और मैं फिर से एग्जाम लिखती हूँ। बट इस टाइम बहुत प्रेशर था बिकॉज यू क्लियर द एग्जाम इन योर सेकंड अटेम्प्ट। इस बार हर स्टेज के बाद मुझे कॉल्स आते थे लोगों के कि प्रीलिम्स हो गया बेटा, मेंस हो गया, मेंस कैसा हुआ, इंटरव्यू तक मैं गई थी थर्ड अटेम्प्ट में भी, इंटरव्यू कैसा हुआ, क्या लगता है इस बार हो जाएगा, इस बार वो मिल जाएगा, एंड आई वॉज अंडर इमेंस प्रेशर। और बट आई वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा क्योंकि कुछ नंबर की इम्प्रूवमेंट है, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। बट उस समय मेरी ट्रेनिंग चल रही थी इंडियन डिफेंस स्टेट में, तो आई सॉ दी PDF और उसमें मतलब ऐसा होता है कि आपकी रैंक खराब हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। मेरे लिए वो शॉकिंग था कि मेरी लिस्ट में नाम ही नहीं थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था आई हैव गिवन मोर एफर्ट दिस टाइम, मैंने ज़्यादा मेहनत करी है, ज़्यादा पढ़ाई करी है, इस बार तो होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी बोलूँगी कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की ये रियलिटी है, अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आप मेहनत करते हो, आप एफर्ट लगाते हो, बट बहुत बार उस एफर्ट का रिजल्ट नहीं आता। सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस एग्जाम के साथ आती है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितना चाहते हैं उस चीज़ को, और मे बी हम गिव अप करते हैं या गिव अप नहीं करते, या आई थिंक वो हम डिसाइड करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में। ये जो रिजल्ट था, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया था, इवन द फैमिली वॉज एक्सपेक्टिंग दैट दिस ईयर आई विल गेट इनटू IAS एंड जर्नी फाइनली खत्म हो जाएगी, बिकॉज नॉट ओनली यू हैव अ जर्नी, दे आर ऑल्सो हैविंग अ जर्नी, वो भी आपके साथ मूव कर रहे होते हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है, एंड इवन दे वर सरप्राइज कि कैसे नहीं हुआ। लकीली मैंने अपना नेक्स्ट प्रीलिम्स का सेंटर पटना भरा था, दिल्ली नहीं भरा था। पता नहीं क्यों मुझे रिजल्ट से ऐसा नर्वसनेस थी, तो मैंने पटना ही नेक्स्ट प्रीलिम्स का भरा था। मैं घर चली गई रिजल्ट के बाद, 2-3 दिन रोना वोना जो भी किया कि कैसे नहीं हुआ, इतना मेहनत किया था। प्रीलिम्स के एक दिन पहले तक मैं श्योर नहीं थी कि मुझे ये प्रीलिम्स लिखना है, बट मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, दे के आते हैं, इतने साल पढ़ाई की है, अब ज़्यादा नहीं करना होता बिकॉज इतने टाइम तुमने कर लिया है, तो हम दे के आते हैं, जो भी होना होगा, कुछ हारने के लिए है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें IAS नहीं मिला है, बट देयर इज नथिंग टू लूज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चले गए प्रीलिम्स देने, प्रीलिम्स दिया, मुझे फिर से पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा, पेपर 1 मुझे डिफिकल्ट लगा, पेपर 2 CSAT भी बहुत डिफिकल्ट था, और मुझे लगा कि शायद क्लियर नहीं होगा। बट जब अभी मैं मार्क्स देखती हूँ तो मुझे GS में बहुत अच्छे स्कोर आए, 108, जबकि कट ऑफ 75 ही है। CSAT ऑल्सो आई क्लियर्ड। सो प्रीलिम्स लिखने के बाद वो अनसर्टेनिटी थी कि प्रीलिम्स शायद क्लियर होगा या नहीं होगा, एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई नीडेड अ ब्रेक। तो मैंने एक प्रॉपर 1 वीक का ब्रेक लिया, मैं चली गई थी घूमने जिम कॉर्बेट, और मैंने सोचा था कि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं अपने मेंस की तैयारी करूंगी, एंड लकीली इस बार आई थिंक 8 या 10 दिन के अंदर प्रीलिम्स की रिजल्ट आ गई थी, एंड आई क्लियर्ड। एंड वंस आई क्लियर्ड मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो अटेम्प्ट है इसको प्रॉपर देना है, इसमें जो पिछले अटेम्प्ट में जो कमी रह गई थी उसको पूरा करना है। बट मेरी उस समय ट्रेनिंग चल रही थी, एंड हमारी ट्रेनिंग काफ़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होती थी, बट क्योंकि मुझे एग्जाम लिखना था, मुझे उस बात का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। हमें कभी जैसलमेर में होती थी मैं, कभी मैं NIFM में होती थी, कभी मैं सिकंदराबाद में हूँ, मतलब मैं डिफरेंट प्लेसेस पे हूँ ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी। और मतलब आपके सारे नोट्स है जो फाइल्स के फॉर्मेट में है, आप उनको सबको कैरी नहीं कर सकते। द फर्स्ट स्टेप आई टुक वॉज टू डिजिटाइज माई नोट्स। मैंने अपने सारे नोट्स को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में किए, सो दैट आई कैन कैरी इट एनीवेयर अक्रॉस इंडिया। दूसरा जो मैंने चेंज किया इस बार, अपने ऑप्शनल पेपर 2 के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे आई मेड कम्प्लीटली न्यू नोट्स फॉर माई पेपर 2, क्योंकि उसमें मुझे कंसिस्टेंटली ही लो मार्क्स आ रहे थे इन ऑल माई अटेम्प्ट्स। इस ईयर आई रेड मेनी अदर आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स पढ़े, बहुत सारे और रिसोर्सेज पढ़े, एंड आई कंपाइल्ड माई इंटायर पेपर 2 नोट्स एट वन प्लेस, एंड दैट हैज़ हेल्प मी टू स्केल अप माई पेपर 2 मार्क्स। 125 से सीधे 152 आया। मेरा जो ऑप्शनल सिलेक्शन था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑप्शनल सिलेक्शन, एंथ्रो, सोशियोलॉजी, उससे अलग जाके मैंने इकोनॉमिक्स लिया। आई हैड रिग्रेट, फीलिंग ऑफ रिग्रेट फॉर दिस ऑप्शनल एज वेल, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको शायद छोड़ नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत एफर्ट दिया है। सो सर्टेन थिंग्स जो ये ऑप्शनल आपसे एक्सपेक्ट करता है, दैट इज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाता है, यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड, स्पेशली इन पेपर 1। पेपर 1 मेरा हमेशा से स्ट्रेंथ था। दूसरा, आंसर राइटिंग करनी ही करनी है, ऐसा नहीं होता कि आप समझ लिया आपने कॉन्सेप्ट, आप वहाँ जाकर बना लोगे। जो डायग्राम्स होते हैं, जो मैप्स होते हैं फर्स्ट पेपर में, उनको बस देखना नहीं है, उनको आपको ड्रॉ करना है, बी फ्लुएंट विद द डायग्राम्स, ताकि वहाँ पे आप उसको रिप्रेजेंट कर पाओ। एंड एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स के पेपर में यू हैव टू राइट लाइक एन इकोनॉमिस्ट, यू कैन नॉट राइट जनरल आंसर्स। ये मिस्टेक्स मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट्स में की है। दिस ईयर मैंने इकोनॉमिस्ट को काफ़ी कोट किया अपने एग्जामिनेशन पेपर में, बिकॉज आई वॉन्टेड
my paper to look like an economics student. And economics को मैं बोलती थी कि ये मेरा वो प्यार है जो मुझे कभी love back नहीं करता, because I had been putting efforts in economics and it was never rewarding me. But this year I'm saying कि maybe economics learned to love me back, and I got a score of 152 paper 2 में, and I think that change in strategy in paper 2 helped me in this attempt. जैसे जैसे शुरू में हमारी ट्रेनिंग की शेड्यूल होती थी, 10 से 5 हमारी ट्रेनिंग होती थी, एंड उसके बीच में हमारे अटैचमेंट्स होते थे, जैसे मैंने बताया जैसलमेर, सिकंदराबाद, डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस इंडिया. सो जब 10 to 5 होती थी, आई यूज टू स्टडी बिफोर 10, 5 के बाद पढ़ाई कर लिया. उसके बीच में हमारी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी थी, उसके लिए भी पढ़ना था, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी दिए. बट जो लास्ट 1 month था, देन वी स्टार्टेड रनिंग पिलर टू पोस्ट, वी वॉन्ट लीव. एंड बहुत दिक्कत हुआ, बट आई थिंक वी गॉट 20 days लीव at the end of our examination, जब examination approach कर रहा था. And those 20 days were very crucial, क्योंकि आप completely focus होकर preparation पे देख रहे हो, आप ना departmental exam देख रहे हो, ना आपको training की कुछ देखनी है. Those 20 days were very helpful, I feel, in clearing mains this year. So after giving my mains, I was given my first posting. I'm posted in Kasauli and Dakshay cantonment, dual charge है मेरे पास. And आफ्टर दैट मैंने अपने माइंड को थोड़ा फ्री किया कि चलो अब जो काम मिला है उस पर फोकस करते हैं. आई हैव डन मेनी थिंग्स इन कसौली एंड दक्षय. काफ़ी इंटरेस्टिंग टेन्योर रही मेरी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. बट बैक ऑफ द माइंड में ये रहता था कि मेंस का रिजल्ट कब आएगा, व्हेन विल दैट कम. एंड आई थिंक दिसंबर में मेंस का रिजल्ट आता है, एंड आई वॉज देयर इन द लिस्ट. आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू क्लियर मेंस, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था, बट इंटरव्यू के बाद होता है या नहीं, दैट वॉज डाइसी फॉर मी. इंटरव्यू काफ़ी शुरू में था मेरा, 12 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था. एंड ज़्यादा कुछ मैं प्रिपेयर कर नहीं पाई थी, क्योंकि काफ़ी कम ड्यूरेशन मिला था मुझे. बट आई रिवाइज माई करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत ऑप्शनल को रिवाइज किया. एंड आई बिलीव इस बार मैंने एक भी मॉक नहीं लगाई इंटरव्यू के लिए. पहले मैंने बहुत मॉक्स दिए, एंड आई फेल्ट कि मॉक्स आपके पर्सनालिटी को काफ़ी चेंज कर देता है. द पर्सनालिटी आई नेचुरली हैव, आई फील वो मच बेटर है दैन मैं 15 मॉक्स दे देती थी, उसके बाद एक डिफरेंट पर्सनालिटी बाहर आती थी. सो दिस ईयर आई डिसाइडेड नॉट टू गिव एनी मॉक. आई डिसाइडेड टू गो डायरेक्ट इन द इंटरव्यू. और उसका दूसरा रीज़न ये भी था कि आई वॉज ऑलरेडी इन टू दी सर्विसेज. आई वॉज ऑलरेडी इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑन डेली बेसिस, मीटिंग्स कर रही थी, पब्लिक से मिल रही थी. आई फेल्ट कि मेरी पर्सनैलिटी उससे भी काफ़ी डेवलप हो रही है, एंड दैट विच इज़ मच बेटर फॉर द इंटरव्यू. एंड आई फील इस कारण से मेरी इंटरव्यू स्कोर इस बार बेटर हुई है, 162 to 193, बिकॉज ऑफ द मेच्योरिटी जो मेरे आंसर्स में रिफ्लेक्ट हुई है, जो सेकेंड अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस. स्टेक्स वर वेरी हाई. इस ईयर स्टेक्स बहुत हाई नहीं थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में थी. आई कुड रिमेन काम इन माई इंटायर इंटरव्यू प्रोसेस. इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस थे फॉर मी स्पेशली, वो मेरे सर्विस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे. उसमें इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, उसमें अभी एक्ससिजन रिलेटेड मैटर चल रहा है फॉर मर्जिंग ऑफ कैंटोनमेंट इनटू द सिविल एरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे कि प्रोसेस में डिले क्यों है, ये सर्विस क्या करती है, रोल्स क्या है इसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस होंगे, न्यूज़पेपर में जो करंट आ रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे. कुछ क्वेश्चंस मेरे पुरानी कंपनी से भी थे, ऑरिकल से थे. बहुत क्वेश्चन जो थे वो मुझे नहीं आता था, जैसे टर्नओवर क्या है ऑरिकल की, अभी वो क्या कर रही है, एंड आई वॉज नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट इट. एंड मैंने बहुत पोलाइटली बोल दिया कि आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई हैवंट रेड अबाउट इट. एंड आई फील कि अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आते हैं, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड से दैट सॉरी आई डोंट नो. बिकॉज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ आता है इस दुनिया में, उन्हें भी नहीं आता, एंड दे रिस्पेक्ट दैट फैक्ट दैट यू ऑनेस्ट अबाउट इट. सो 2-3 क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने बोला था कि आई डोंट नो दिस आंसर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट. एक जो बहुत लाइट मोमेंट था मेरे इंटरव्यू में, एक पैनलिस्ट ने मुझसे पूछा था कि प्रिया, जस्ट टेल मी वन क्वेश्चन दैट यू थॉट दैट द इंटरव्यू पैनल वुड आस्क यू बट वी डिड नॉट आस्क इट. मैंने सोचा थोड़ी देर, फिर मैंने बोला सर मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं की है बिकॉज बहुत कम टाइम थी, सो आई हैवंट प्रिडिक्टेड मच क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू. बट सर insisted that I'll give you 2 minutes, please think about it and tell me one question. And I feel that question was testing my presence of mind in the examination. I took few seconds and then I smiled back and said to sir, maybe introduce yourself could have been a question. And that was escape from the entire thing. सारे smile कर रहे थे, सारे खुश थे. I feel because of the presence of mind, I could have landed myself saying कि आपने economics के नहीं पूछे, आपने polity के नहीं पूछे, and I could have landed in much difficult position. But just smiling and saying कि sir maybe introduce yourself could have been a question, I feel I lightened up the interview mood, and वो भी एक positive point था for the entire interview. So after I gave my interview on 12 January, फिर मेडिकल हुआ और मैं वापस कसौली आ गई. आई टुक चार्ज एंड आई वॉज वर्किंग जैसे नॉर्मल अपनी काम होती है. बट जैसे जैसे क्लोज आता है तब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है कि यार इतना कुछ दे दिया है, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा. एंड यार जिसकी रैंक 1 आने वाली भी रहती है ना, वो भी प्रीलिम्स का फॉर्म भरता है अगला.
एंड उसको भी नहीं पता होता कि वो रैंक लिस्ट में होगा कि नहीं, टॉप 1 तो रहने दो, किसी को नहीं पता होता है. सो आई ऑल्सो फिल्ड माई प्रीलिम्स फॉर्म और मुझे यही लगता था यार फिर से प्रीलिम्स तो नहीं देना पड़ेगा, आई होप आई जस्ट लैंड अप इनटू अ गुड सर्विस. एंड 15th को रिजल्ट आने वाली थी, 15th ऑफ अप्रैल को रिजल्ट आने वाली थी. मार्केट में यही था कि आज रिजल्ट आएगी, आज रिजल्ट आएगी. उसके एक दिन पहले से मतलब वो जो हार्ट बीट होती है, वो जो आपने पूरी जर्नी दी है एंड वो एक्सपेक्टेशंस का जो बर्डन होता है, दैट स्टार्टेड कमिंग इन. एंड बट उस दिन रिजल्ट नहीं आया. सो नाउ वी वर श्योर कि 16 को रिजल्ट आएगा, बाय आफ्टरनून रिजल्ट विल बी आउट. ऐसे तो मैं आराम से सोती रहती हूँ कि कसौली बहुत प्यारी जगह है एंड मौसम बहुत अच्छा है, बट दैट डे आई वोक अप अर्ली, सोचा चलो वॉक पे चली जाती हूँ, मे बी उससे स्ट्रेस रिलीज होगा. सो आई वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉक, आई केम बैक, फिर भी लग रहा है टाइम नहीं कट रहा है क्योंकि आफ्टरनून में आएगी. ऐसे धीरे धीरे टाइम पास किया. मेरा भाई भी वहाँ आया हुआ था एंड आई थिंक अराउंड 1 or 2 o'clock रिजल्ट वर आउट. एंड वो नीचे आता है, वो ऊपर वाले रूम में था, वो नीचे आता है एंड उसमें थोड़ी सी सैड फेस बनाई हुई थी कि फिर मैंने पूछा क्या हुआ, रिजल्ट आ गया क्या? तो उसने बोला हाँ आया तो है. तो मैंने बोला ऐसी शक्ल क्यों बनाई है, नहीं हुआ क्या? देन ही टोल्ड यार बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस कर रहा था तुम्हें. देन आई आस्क्ड हिम कि क्या रैंक आई है एंड द मोमेंट ही टोल्ड मी 69. पता नहीं शायद लोग को लगता होगा कि वो बिलीवेबल है, मेरे लिए बिलीवेबल नहीं था. मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आई फाइनली अचीव्ड समथिंग दैट आई हैड बीन वर्किंग फॉर द इंटायर वाइल. वो रैंक मुझे आई थिंक जब तक मार्कशीट रिलीज नहीं हुई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो रैंक मेरी है. मुझे लग रहा था कि शायद रोल नंबर किसी और की होगी, नाम मेरा होगा. बट मार्कशीट के बाद फाइनली वो यकीन होता है कि नहीं ये मेरा ही है. फाइनली यू हैव रीच्ड वेयर यू वांटेड टू. एंड लोग पूछते हैं कि खुश हो क्या, खुश हो क्या? किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लो, जब वो एस्पिरेंट से ऑफिसर बनता है या उसकी जब जर्नी खत्म होती है, वो हैप्पीनेस नहीं होती, वो रिलीफ होती है. रिलीफ कि अब ये एग्जाम मुझे नहीं देना पड़ेगा, आई विल नॉट बी राइटिंग द नेक्स्ट प्रीलिम्स, द जर्नी इज ओवर. फाइनली आई विल बी एंटरिंग इनटू द ड्रीम अकेडमी, जिसकी वॉलपेपर मैंने अपने फ़ोन में 4 साल से लगा रखी है. एंड उस बात का सुकून होता है कि आपकी जर्नी खत्म हो गई है. आई थिंक जब हम सुनते हैं टॉपर्स को बोलते हुए, वी एक्सेसिवली फोकस कि ग्लैमराइज करते हैं उनके सक्सेस को कि उन्होंने अचीव कर लिया है. बट द जर्नी ऑफ ऑल ऑफ अस हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. इट हैज़ बीन अ टर्मोइल ऑफ मेंटल हेल्थ. आप डेली टूटते हो, डेली थिंक करते हो कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया. आप डेली क्वेश्चन करते हो अपने डिसीजन को. यू आर नॉट श्योर अबाउट योर डिसीजन, बट स्टिल यू हैव टू गेट अप एंड स्टिक टू इट. बट इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद होने वाले हो. बिकॉज वाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी. जब भी मुझे लगता था कि अब नहीं हो पाएगा यार, अब छोड़ देती हूँ, आई ऑलवेज रिमेंबर्ड कि वाई, what was the reason for starting this journey, and I was very clear about it. I was very clear why I started this journey, and यही reason है शायद मैं इतनी लंबी जर्नी तय कर पाई, नहीं तो शायद मैं बीच में ही ब्रेक डाउन हो जाता मेरा. एंड दूसरा होता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, टॉक टू देम. वो बहुत काम करते हैं. क्योंकि जब मेरा पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ था एंड दूसरे अटेम्प्ट में मैं जा रही थी एंड आई वॉज वेरी नर्वस, तो मेरे पापा ने मुझे यही बोला था कि अगर क्लियर नहीं भी होता है, हम तो है ना. एंड बहुत बड़ी बात होती है वो बोलना उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप नर्वस होते हो. एंड तीसरी जो चीज़ है, मुझे जो लगता है कि आजकल यंगस्टर्स स्पिरिचुअल पाथ से अलग जा रहे हैं, शायद विश्वास नहीं है उन्हें भगवान में, या जो भी एनर्जी है, सुपर नेचुरल पावर है. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट. और जब भी मैं आंख बंद करके उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करती थी, मुझे काम फील होता था. मुझे लगता था द हायर एनर्जी हैज सम गुड प्लान फॉर मी. और शायद उसको बिलीव करते हुए भी मैंने अपनी जर्नी को बहुत बार कंटिन्यू किया है. एंड टू दी एस्पिरेंट्स जो अभी प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, विच इज़ जस्ट डाउन द लाइन, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि कभी कभी क्या करना है इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें क्या नहीं करना है इस एग्जामिनेशन में. पहला कि करंट अफेयर्स के पीछे हाथ धो के नहीं भागना है कि करंट अफेयर्स ही सब कुछ है. प्लीज़ 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 फोकस ऑन योर स्टैटिक पोर्शन एज वेल. दूसरा कि आपकी जो मार्क्स आ रही है टेस्ट सीरीज में, दैट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन कि आपको फाइनल एग्जाम में कितनी स्कोर आएगी. डू नॉट पैनिक नहीं करना है इन मार्क्स को देख के कि वहाँ पे एग्जाम क्लियर नहीं होगा. एंड तीसरा ये है कि किसी को नहीं पता होता है प्रीलिम्स देने के बाद भी कि एग्जाम हो रहा है या नहीं. सो उस समय पैनिक नहीं करना. जस्ट कम होम, आप अपने नंबर मिलाओ एंड देन यू विल बी क्लियर कि आपका क्लियर हो रहा है या नहीं. ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी मार्क्स नहीं मिलानी है. एक से मिला लिया, उसके बाद अपनी मेंस की तैयारी शुरू करो. डू नॉट वेस्ट टाइम जैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वेस्ट किया, मैचिंग इट विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड पैनिकिंग, एंड फाइनली क्लियर हो गया. मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी में जितनी खुशी आपको होती है इस जर्नी के एंड होने में, उससे बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो उन लोगों को होती है जो इस जर्नी से शुरू से जुड़े हुए थे. योर पेरेंट्स, योर फैमिली, हु आर मच मोर एक्साइटेड फॉर योर सक्सेस. एंड क्योंकि मैं कसौली में थी, मैं अभी तक घर नहीं जा पाई हूँ, तो वीडियो कॉल किया था पापा ने. एंड वो जो खुशी के आंसू उनके आंख में थे, दैट फाइनली उसका हो गया, फाइनली शी हैज़ अचीव्ड इट. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट प्रीशियस टीयर्स ऑफ माई लाइफ. आई ऑलवेज चेरिश दैट. वो जो विजुअल मेमोरी है मेरे मन में, आई थिंक आई ऑलवेज चेरिश दैट.
एंड मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर है, even at different stages, even in final result. So if you're really passionate about it, you give certain good attempts in this examination. जब भी आप गिरते हो, there is a poem जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है. I would like to recite that. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई थी, देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम. बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. थैंक यू. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में. तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसडी आईएएस के खान सर को. हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा. खान सर और केएसडी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है. देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसडी. सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी. जोश टॉक्स ने केएसडी आईएएस के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं. वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे. ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते. केएसडी आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है. जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीजें कर रहा है. पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में. जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए. तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए. जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है. जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था. जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती. लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती. जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा. आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा. जय हिंद.